तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। गाइस यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे थर्मल इंजीनियरिंग में जो कि डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट को पढ़ना है, उसमें चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। इसमें कुछ है प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, थर्मोडायनामिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ नियम हैं जैसे आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इन सब में आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ, और आप लोगों को ये भी बताया जाएगा, पूरा डायग्राम सहित बताया जाएगा। तो बने रहेगा हमारे साथ लास्ट तक, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और हाँ, अगर आपको डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर की जो बुक हैं उनकी पीडीएफ चाहिए किसी भी ब्रांच की, तो आप लोग संपर्क करिएगा, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आप लोग नेम, ब्रांच एंड कॉलेज नेम लिखकर सेंड कीजिएगा, आपको जिस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए आपको दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं आज कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनामिक्स की, एंड कौन कौन से रूल्स एंड लॉ हमको पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि जीरोथ लॉ क्या होता है, तो सब बताया जाएगा, आप लोग देखते रहिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकीय निकाय के गुण कौन कौन से होते हैं। ऊष्मागतिकी के निकाय के जो गुण होते हैं यानी थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन सी होती हैं, सब आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारी बातों को सुनिए। एक डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं, एक डायग्राम यहाँ पर बना दे रहे हैं, आप लोग बस समझ लीजिएगा, अपने मतलब वैसे ही समझ लीजिए। मान लीजिए कोई पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम है, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा पीवी डायग्राम क्या होता है एंड टीएस डायग्राम क्या होता है। ठीक, तो सब बताया जाएगा। ये देखिए दाब एंड आयतन का मतलब, यह जो है दाब और आयतन का यह डायग्राम है, तो सब आपको बताया जाएगा। तो देखिए यह मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 2 है। ठीक, तो इसमें आपको प्रोसेस पढ़ाया जाएगा, अभी आगे मिलेगा, प्रोसेस मिलेगा, साइकिल मिलेंगी, पथ मिलेगा। तो इन सबको आप लोगों को पहले थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम है इसको पढ़ने के लिए आपको पथ, प्रोसेस एंड साइकिल को जानना पड़ेगा। लेकिन आपके बुक में आगे दिया है तो आगे बताया जाएगा, यहाँ पर थोड़ा आपको केवल समझना है। मान लीजिए आप लोग 1 से चलना स्टार्ट किए हैं, 1 से आप लोग चलना स्टार्ट किए हैं, 2 तक पहुंच गए हैं। तो आपने कुछ, मान लीजिए जैसे आप मार्केट जाते हैं, घर से मार्केट तक गए तो कुछ रास्ता मतलब दूरी तय किए, तो आप जिस पथ से गए उसी पथ से वापस आ गए तो वह क्या हो जाता है, आपका पथ कहलाने लगता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लंबी चौड़ी डिस्कस होगी, तो बस समझना ही है। 1 से 2 गए और 2 से 1 चले गए, आपका यह क्या हो जाएगा, पथ हो जाएगा। अभी इसको आगे हम बताते हैं। तो जैसा कि देखिए प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, ऊष्मागतिकीय निकाय के गुण। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो किसी भी सिस्टम की अवस्था होती है या सिस्टम की जो स्टेट होती है वह किसके लिए, उसमें उपस्थित जो द्रव्य रहे या उसमें जो कार्यकारी पदार्थ रहे। मान लीजिए कोई भी कार्यकारी पदार्थ रहे और मान लीजिए वह कोई द्रव्य भी रहे, पदार्थ रहे, और उसके जो लक्षण होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनका जो गुण होता है वही जो होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम का गुण कहलाता है। आप लोग समझिएगा, किसी सिस्टम की स्टेट के लिए जो उत्तरदायी उसमें उपस्थित द्रव्य रहता है या मान लीजिए कोई भी कार्यकारी पदार्थ रहता है, उसका जो लक्षण या व्यवहार होता है वही जो होता है सिस्टम का गुण कहलाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी आगे इसके बारे में बातचीत हम करते हैं। मान लीजिए कोई भी द्रव्य है, मान लीजिए वाटर है या वेपर है, तो उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, कैसा वो व्यवहार करता है, उसके लक्षण कौन से हैं, इन्हीं सब में जो गुण पाए जाते हैं वो भी आपके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। तो इसके कई टाइप्स होते हैं प्रॉपर्टीज़ के, तो अभी जो टाइप्स हम पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। और आपको ये भी बता दें, जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं, जो सिस्टम का गुण होता है, जो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, वह हमेशा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होती रहती है। आपको ये सब पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए वाटर ही है, आप उसे अगर हीट देते जाते हैं तो वह वेपर में चेंज होती जाती है, मतलब जान लीजिए उसकी अवस्था क्या होती है, चेंज होती रहती है, यानी वह लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। और इसके कुछ अन्य प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे दाब हो क्या, तापमान हो क्या, वॉल्यूम हो क्या,
और डेंसिटी हो जाता है, इंटरनल एनर्जी हो जाता है, एंथैल्पी होता है, एंट्रोपी होता है। ये सब जो होता है किसके, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो जितनी हमने आपको अभी हेडिंग बताया उसके बारे में भी विस्तार से हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले आपको कुछ गुणधर्म जो होते हैं उसको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो होता है आपका मान सिस्टम के गुणधर्म को मुख्यतः हम कई आधारों पर परिभाषित कर सकते हैं। फर्स्ट मान लीजिए आपका है पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी। पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी यानी आप लोग हिंदी इसका लिख सकते हैं बिंदु फलन गुणधर्म। क्या बोलेंगे, बिंदु फलन गुणधर्म। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए आ चुका है और इसको हम पढ़कर आपको अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा है, लिखा ये क्या है, किसी सिस्टम में थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान जब सिस्टम में उपस्थित द्रव्य या जो कार्यकारी पदार्थ रहता है वह प्रोसेस के पथ पर निर्भर न होकर प्रक्रम के उस बिंदु पर निर्भर करते हैं जिस पर लक्षण या व्यवहार को मापते हैं, तो वह जो फलन होता है वह बिंदु फलन गुणधर्म के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, लिखा ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक हम छोटा सा फिगर बना दे रहे हैं। समझने के लिए आपके हम कह रहे हैं एक फिगर छोटा सा बना दे रहे हैं। अभी आपको तो इन सब के बारे में बहुत ही पढ़ना है। मान लीजिए 1 से 2 यह जाएगा, 1 से 2 जाएगा तो फिर वापस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पथ हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पथ पर निर्भर न हो, मतलब वह इस पथ पर न जाए जो 1 से 2 आप जा रहे हैं उस पर यह न जाए, बल्कि वह वहाँ जाए, कहाँ जाए, जिस पर इसका लक्षण मतलब जहाँ से यह वेपर में चेंज होता हो, वेपर में चेंज होने लगे या इसका जो वैल्यूम रहे वह बढ़ने लगे या घटने लगे। तो मान लीजिए P है और यह V है, ठीक, तो क्या हो रहा है इसका यहाँ पर वैल्यूम देखिए इसका प्रसार हो रहा है। तो ये सब आपको बताया जाएगा, आप लोग डेफिनेशन पर बस ध्यान दीजिए। क्या क्या रहा है, क्या ये रहा है कि किसी सिस्टम में थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान जब सिस्टम में उपस्थित जो द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ रहे, कोई भी द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ वह हो सकता है, वह पथ पर निर्भर न रहे, यानी 1 से 2, 2 से 1 न जाए, तो वह किसी बिंदु पर निर्भर करे जहाँ से उसका लक्षण और व्यवहार का पता चल सके। तो जैसे वाटर से वह वेपर में चेंज हो जाए या वेपर से वह फिर वाटर में चेंज होने लगे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम बिंदु फलन गुणधर्म कहते हैं। और डिफिनेशन आप लोग नोट कर चुके होंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको समझते हुए चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे यही सब बातें जो हैं बड़ी बड़ी होने लगेंगी। तो आगे इसमें देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी है पथ फंक्शन प्रॉपर्टी। क्या है, पथ फंक्शन प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, इसका हिंदी होता है पथ या मार्ग फलन गुणधर्म। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी भी डिफिनेशन आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसको भी हम समझा देते हैं। तो देखिए डिफिनेशन में क्या कह रहा है किसी सिस्टम में थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान जब सिस्टम में उपस्थित द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ जो होता है वह प्रोसेस के पथ पर निर्भर करता है, तो जिस पर यह लक्षण या व्यवहार का हम उसे मापते हैं, मतलब उसके लक्षण और व्यवहार को हम पथ पर ही माप लें, न कि किसी बिंदु पर मापें, तो वही जो है पथ या मार्ग फलन गुणधर्म कहलाता है। तो फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ पर मान लीजिए पीवी डायग्राम है, 1 से 2 यह जा रहा है, यही 1 से 2, 2 से 1 जाने का ही इसका पथ है। तो इसी पथ पर अगर हम इसके लक्षण और व्यवहार का अगर हम पता चल जाता है, वहीं पर इसको माप लेते हैं, तो वही हमारा आ जाता है पथ फंक्शन प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो आशा करता हूँ आपको ये सब जो दो डिफिनेशन बताया गया आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हम बोल रहे हैं बीच बीच में थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान, तो हमने अभी आपको क्या बताया, प्रोसेस आपको आगे पढ़ना है, पथ पढ़ना है, साइकिल पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, सबको पूरा विस्तार पूर्वक जरूर बताया जाएगा। आगे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। क्या होता है, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म हिंदी होता है। तो इसकी डेफिनेशन पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप लोग नीचे समझिए डेफिनेशन क्या लिखी गई है, इसको समझते हैं। पहले लिखाया गया है वह प्रॉपर्टी जो सिस्टम के पदार्थ के मास पर निर्भर नहीं करती उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब
यहाँ पर आपका जो मास होता है द्रव्यमान हो गया उससे रिलेटेड हो गया है। क्या हो गया? ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के पदार्थ के मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर न हो उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कैसे समझेंगे कि आप लोग यह मास पर निर्भर है या मास पर निर्भर नहीं है? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग इसका ये ले सकते हैं, जितने भी स्पेसिफिक आती हैं जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, स्पेसिफिक जो भी स्पेसिफिक टर्म आते हैं वो सब आपके आ जाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, आप लोग नोट कीजिए। पहले आप लोग लिख लेंगे प्रेशर। क्या लिख लेंगे? पहला एग्जांपल आप लोग लिखेंगे प्रेशर। ये भी मास पर निर्भर नहीं करता, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो पदार्थ के मास पर निर्भर ना करे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। तो आपसे एग्जामिनर आएगा तो पूछ सकता है कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कैसे आप लोग पहचानेंगे? तो पूछ लेगा बताइए क्या प्रेशर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे कि प्रेशर जो है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी जो है ये भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। उसके बाद जितने भी आपके स्पेसिफिक टर्म होते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स जो भी होती हैं वो भी आती हैं आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। और इसमें आपका टेम्परेचर भी होता है, वो भी आता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो ध्यान देना है ये कि जो भी प्रॉपर्टी मतलब पदार्थ के मास पर निर्भर न हो उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनेशन भी आपने लिख लिया और कुछ एग्जांपल भी हमने बता दिया। जितने भी स्पेसिफिक टर्म आ जाएं वो भी आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर ना करे वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं। और हाँ, जो आपकी इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होती है इसे हम किसी भी यंत्र से जो है डायरेक्ट उसे मेजर कर सकते हैं। जैसे प्रेशर को आप बैरोमीटर या मैनोमीटर से करते हैं, और डेंसिटी को हाइड्रोमीटर से कर सकते हैं, टेम्परेचर को थर्मोमीटर से कर सकते हैं। जो विस्कोसिटी होती है वो भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है, उसको हम विस्कोमीटर से वो मापन कर सकते हैं। तो ये सब हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की जो हिंदी होती है वो होती है मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। आप लोग जहाँ तक प्रयास हो सकेगा आप लोग इंग्लिश पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो इंग्लिश है इसकी मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। तो आपकी जो इंटेंसिव थी वह मास पर निर्भर नहीं थी, तो क्या एक्सटेंसिव जो होगी वो मास पर निर्भर करेगी? एकदम करेगी। तो इसका भी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसका डेफिनेशन आप लोग नोट कीजिए। डेफिनेशन ये लिखा गया है कि यह प्रॉपर्टी जो है किसी सिस्टम की वह प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के पदार्थ के मास पर निर्भर करती है, यानी द्रव्यमान पर यह प्रॉपर्टी जो है निर्भर करती है। तो कैसे जानेंगे कि मास पर निर्भर करती है? तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे वॉल्यूम, यानी लिख लेंगे आयतन। क्या लिख लेंगे? आयतन लिख लेंगे। और आप लोग लिख सकते हैं एनर्जी। क्या लिख लेंगे? एनर्जी भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल आपको हम बोल देते हैं वेट। वेट मीन्स होता है भार। भार भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मास तो होगा ही होगा, यानी द्रव्यमान भी इसका जो है एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यही है, आप लोग लिख लीजिएगा कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वह आपके मास पर निर्भर करती है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसको हम लोग आपस में जोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा सभी जगह क्या होती है? समान होती है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका एक कोई बॉक्स है 1 2 3, 1 2 3। मान लीजिए 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई, यानी कुछ इसकी दिए गए वैल्यूज़ दिए गए। तो इसकी जो पी को यानी प्रॉपर्टी को हम आपस में P1 + P2 + P3 डॉट डॉट डॉट, ये जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसको हम जोड़ लेंगे। लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसके लिए समान हो जाएगी, यानी P1 = P2 = P3 हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बना दीजिएगा। एग्जामिनर जो रहेगा आपको अच्छा नंबर दे देगा। तो ये हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ इसमें था नहीं, बस आपका थियोरेटिकल था, डिफिनीशन था। आगे चलते हैं जो कि है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है उष्मीय साम्यता। क्या होता है? उष्मीय साम्यता,
या ऊष्मागत की साम्यता। तो ये क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। तो ऊष्मीय साम्यता यानी थर्मल इक्विलिब्रियम यानी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागत की साम्यता। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई सिस्टम रहे, मान लीजिए कोई सिस्टम आपका ऐसे बन गया, या आपका हो गया कोई सिस्टम, यस से हमने रिप्रेजेंट किया, हो गया कोई सिस्टम। जब इसकी जो यांत्रिक साम्यता होती है, मतलब जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होती है, और इसकी जो थर्मल इक्विलिब्रियम होती है, और इसकी जो केमिकल इक्विलिब्रियम होती है, ठीक, जब कोई सिस्टम इन तीनों के इक्विलिब्रियम में रहता है तो ही वह सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। तो डिफिनेशन सिंपल है, आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद जो इसमें लिखा गया है, आपका थर्मल लिखा गया है, मैकेनिकल लिखा गया है, केमिकल लिखा गया है, एक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड दिया गया है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये इसको अभी हम आगे समझते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कोई सिस्टम कब कहलाएगा, जब उसकी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम रहेगा तो आपका वह थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाने लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका वो है थर्मल इक्विलिब्रियम यानी उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय साम्यता। क्या होता है तापीय साम्यता, ताप यानी क्या होता है टेम्परेचर, ताप यानी टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या समझ में आपको आ रहा है, तापीय साम्यता यानी टेम्परेचर इसमें जो रहे समान रहे। मान लीजिए एक सिस्टम, दो सिस्टम है, अगर किसी सिस्टम के प्रत्येक भाग के बीच का जो टेम्परेचर रहता है वह समान रहता है। मान लीजिए दो सिस्टम आपके दिए गए हैं ए एंड बी, अगर इनके बीच जो टेम्परेचर है वो दोनों सेम रहें, इक्विलिब्रियम रहें यानी समान रहें, यूनिफॉर्म रहें, तो और इनके जो टेम्परेचर डिफरेंस न रहे इनके बीच, मतलब जो दो सिस्टम आपके दिए गए हैं इनका टेम्परेचर जो रहे इनके बीच का वह समान रहे, और या तो सिस्टम में जो है कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, इन दोनों के बीच जो सिस्टम है इनमें कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस ना रहे, तो इन्हें हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि जब किसी सिस्टम के प्रत्येक भाग के बीच का जो है टेम्परेचर रहता है वह समान रहता है, या सिस्टम में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता, तो इसे थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। तो ये हो गया आपका डिफिनेशन, नोट कीजिए। अभी इसका यूज आगे पड़ेगा, जब आप लोग ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम पढ़ेंगे तो उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, तो वहाँ पर भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लिख चुके होंगे। इसका जो नेक्स्ट है वो आता है आपका क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी यांत्रिकी साम्यता। तो यांत्रिकी साम्यता क्या होता है, यांत्रिकी साम्यता क्या होता है, तो यांत्रिकी पढ़ रहे हैं अगर आप लोग मैकेनिकल्स पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें क्या पढ़ना रहता है, इसमें आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, फोर्सेज लगते हैं, वो सब क्या रहने चाहिए, साम्यावस्था में रहने चाहिए, यानी इसका जो प्रेशर रहे वो समान रहे। तो इसका आपको हम समझाते हैं। जब किसी सिस्टम के प्रत्येक भाग के बीच जो फोर्स लगते हैं वो इक्विलिब्रियम में हो यानी साम्यावस्था में होते हैं, या सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा बल न कार्य कर रहा हो, कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, यानी कोई मान लीजिए सिस्टम है, इसके बीच कोई ऐसा बल कोई न कार्य करने लगे कि सिस्टम को ही वो तोड़ फोड़ कर अलग कर दे, चेंज कर दे, उसकी शेप साइज सब बदल दे, तो उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी सिस्टम के प्रत्येक भाग के बीच जो बल रहे वह साम्यावस्था में रहे, अर्थात सिस्टम में कोई भी असंतुलित कार्य न कर रहा हो, यानी कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है जो शांति से रहे, संतुलित रहे, असंतुलित न रहे। असंतुलित का मतलब अभी हमने आपको बताया कि तोड़ दे फोड़ दे, ऐसा बल कार्य न कर रहा हो, तो उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। या आपको ये भी बता दें, यह तभी संभव होता है जब सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर रहता है, क्या होता है प्रेशर बस समान रहे, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी प्रेशर डिफरेंस ना रहे, तो वो भी आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक हम फिगर बना रहे हैं, पहले आप लोग डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसके साथ रख लीजिए, तुरंत हटाते हैं और फिगर बनाते हैं। तो देखिए फिगर में क्या कह रहा है, फिगर हम एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है उसको हम बना रहे हैं, आप लोग समझिएगा, समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक। यह आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नेम से जाना जाता है।
यही जो है आपका ये क्या है अंदर, यही जो है मान लीजिए सिस्टम है जिसे एस से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यही जो है आपका क्या है, यही आपका क्या है, पिस्टन है, PISTO, यानी ये आपका है पिस्टन। और ये तो बाहर का जो है ये तो आपका सिलेंडर हो गया, और इसके जो बाहर रहता है हो गया आपका सराउंडिंग। क्या होगा, सराउंडिंग हो गया। तो अगर हम पिस्टन को, तो मान लीजिए इसके बीच जो आपका क्या बोलते हैं प्रेशर है, जब हम पिस्टन को अगर देख लीजिए कंप्रेस कर रहे हैं, पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं यानी पिस्टन को दाब रहे हैं, तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। उसके बाद एक निश्चित अवस्था पे अगर हम उसको रोक दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं, उसको रोक दे रहे हैं, तो धीरे धीरे जो प्रेशर है वो सब जगह समान हो जाएगा। या तो क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी इस पिस्टन को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो भी जो यहाँ एकदम जो तल है इसका, ये जो तल है इस पर तो प्रेशर जो है कुछ अलग रहेगा, लेकिन जब पहले यहाँ तक पिस्टन खींचते खींचते मान लीजिए वह यहाँ आने लगा, तो क्या हुआ, तो प्रेशर जो है इसका डिक्रीज होगा धीरे धीरे, मतलब ये प्रेशर जो है हल्का होने लगेगा। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए यहीं पर हम आकर रुक गए, यहीं पर अगर आकर रुक गए, तो क्या होगा, तो धीरे धीरे जो है इसके जो सिस्टम का है पूरा प्रेशर वो फिर से समान होने लगेगा। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि यह तभी संभव होता है जब सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर रहता है यानी जो दाब रहता है वह समान रहता है, और जो सिस्टम है यानी जो यस है यानी अंदर का सिस्टम और जो बाहर का सराउंडिंग है, इनके बीच कोई भी डिफरेंस ना रहे, प्रेशर डिफरेंस ना रहे, दाब अंतर ना रहे, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हवा भरते हैं आप लोग अपनी साइकिल्स में, तो प्रेस करते हैं तो उसका जो प्रेशर रहता है वह बहुत अधिक हो जाता है, तो वह निकालने का प्रयास करता है, तो पाइप लगी होती है आपकी साइकिल में, हवा चली जाती है, फिर आप खींचते हैं तो प्रेशर चेंज होता रहता है। तो अगर आपका वह पाइप ना लगा रहे और उसको दाबते जाएं आप लोग, तो क्या वह दबेगा, दबेगा तो, लेकिन उसका प्रेशर जो रहेगा वह बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि उसका जो प्रेशर रहेगा धीरे धीरे अगर आप कांस्टेंट कर दें, मतलब कि जो हैंडल रहते हैं आप दाब दें, उसी पर रोक दें, उसके बाद ना ऊपर करें ना नीचे, तो धीरे धीरे 1 या 2 घंटे में प्रेशर जो है हर जगह समान हो जाएगा। तो यही सब है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो आपको यह समझ में आया होगा, आपने डिफिनेशन भी लिख लिया। अब इसका थोड़ा हम आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, आगे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्यता। ये क्या होता है ये इसको हम समझते हैं। तो रासायनिक साम्यता क्या है, रासायनिक साम्यता यानी केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी मान लीजिए अगर आपका कोई सिस्टम रहे और उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए यानी रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सीधी डिफिनेशन है, कुछ नहीं समझना है, डिफिनेशन नोट कर लीजिए, समझा भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई सिस्टम है, मान लीजिए 2 सिस्टम हैं आपके, ठीक। अगर इन दोनों के बीच कोई भी आपस में अगर रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, केमिकल रिएक्शन अगर हो गई, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाने लगेगा। मान लीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लीजिए जो सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर इनके बीच उसी समय कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जा रही है, केमिकल रिएक्शन हो जा रहा है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यही है, कुछ नहीं समझना है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आगे चलिए देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा हम आपको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बता ये देते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मान लीजिए 2 पुरुष हैं, 2 आदमी हैं या 2 महिला, कुछ भी रहें, 2 जीव जंतु कुछ भी रहें, 2 जीव हैं। मान लीजिए कोई तीसरा जीव और आ जा रहा है, मान लीजिए 2 आदमी हैं, कोई तीसरा आदमी और आ जा रहा है। अगर दोनों आदमियों को क्या है, बुखार है, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, मान लीजिए दोनों को बीमार है, दोनों आदमी बीमार हैं, अगर तीसरा आ जा रहा है, उनको अगर छू दे रहा है, उनको स्पर्श कर दे रहा है, तो मानने के लिए हम करें, कल्पना कर रहे हैं, तो मान लीजिए तीसरे को भी बुखार हो गया ना, तो वे तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों बीमार से पीड़ित हो जाएंगे, तीनों को बुखार हो जाएगा, तो सब आपस में क्या हो जाएंगे, साम्य अवस्था में हो जाएंगे, मतलब उनका टेम्परेचर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बार फिर से समझिए, 2 आदमी हैं, एक आदमी और आ गया, तीनों आपस में टच हुए, छू लिए एक दूसरे को, तो तीनों को बुखार हो गया, तीनों बीमार पड़ गए, तो उनका जो टेम्परेचर रहेगा वो समान हो जाएगा, यानी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो यही सब जो होता है उष्मागतिकी के शून्यवान नियम के अंतर्गत आता है। इसे आप लोग केवल ध्यान में रखिएगा, इसको कहीं लिखिएगा मत, हमेशा के लिए जैसे ध्यान रखने के लिए आपको बता दिया है। आगे तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, पूरा थियोरी सहित बताएंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आगे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम।
तो आपने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, और फिजिक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या कहलाता है। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम ये कहता है कि मान लीजिए कोई दो सिस्टम रहें, मान लीजिए कोई दो सिस्टम रहें और कोई एक और सिस्टम रहे जो तीसरा सिस्टम रहे, उसके साथ वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम यानी उसमें साम्यावस्था में रहे, तो जो पहले के दो सिस्टम रहेंगे वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो कैसे, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए इस डिफिनेशन को, इसके जो रूल्स हैं, इसके जो नियम हैं। रूल्स में क्या लिखा गया है? रूल में लिखा गया है यदि कोई दो सिस्टम रहें, यदि कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम यानी उष्मीय साम्यावस्था में हों तो वे दोनों भी आपस में उष्मीय साम्यावस्था में होंगे। इसी सिद्धांत को ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है, क्या वर्ड आया आपका? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी आया है उष्मीय साम्यावस्था। तो उष्मीय साम्यावस्था क्या होता है? उष्मीय साम्यावस्था क्या होता है? हमने आपको बताया था कि जब सिस्टम की जो टेम्परेचर रहे, सिस्टम का जो तापमान रहे, प्रत्येक भाग पर समान रहता है और उनके बीच कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तापीय साम्यावस्था में वो सब रहते हैं, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अर्थात थर्मल इक्विलिब्रियम आप लोग बोल सकते हैं, हमने अभी आपको पीछे बताया था कि जब किसी सिस्टम के प्रत्येक भाग के बीच का टेम्परेचर समान रहता है, मान लीजिए कोई भी सिस्टम रहे, उसके बीच का जो टेम्परेचर रहता है वह समान रहता है और सिस्टम में जो है कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता है, तो इसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमने आपको बताया भी था। तो आप लोग इस रूल्स को लिख चुके होंगे। आइए इसको हम फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या कह रहा है ये रूल्स के अनुसार कि दो सिस्टम रहें। तो देखिए हम फिगर बना रहे हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। मान लीजिए ए, क्या हो गया? ए हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए क्या हो गया? यहाँ पर मान लीजिए बी हो गया। तो क्या कह रहा है कि दो सिस्टम रहें किसी तीसरे सिस्टम के साथ, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए? तीसरा सिस्टम। यानी यहाँ पर हमने एक और सिस्टम बना दिया सी, ठीक। तो क्या कह रहा है? किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, यानी ये जो है टी ई लिखते रहे आप लोग समझिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में तो वे दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी अगर जो ये दोनों ए और बी दिए गए हैं, ये अगर ए और बी जो दिए गए हैं वो सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब बी सी के साथ है और ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, तो जो पहले के दोनों दिए गए हैं यानी जो ए और बी दिया गया है ये भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो एक बार फिर से समझिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में क्या दिख रहा है? चित्र में दो सिस्टम आपको दिख रहा है। चित्र में यहाँ पर आपको दो सिस्टम दिख रहा है, एक सिस्टम ए दिख रहा है, एक सिस्टम बी दिख रहा है, और एक किसी तीसरे सिस्टम यानी जो सी है इसके साथ अलग अलग जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। मान लीजिए दो सिस्टम दिए गए हैं सी के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी ये जो उनकी तापीय साम्यता है वह उसमें है, समान में है, यानी इनके जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वह अलग अलग है। तो जो सिस्टम ए और बी है, तो सिस्टम जो ए और बी है ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो फिर से समझिएगा, फिगर में आपको दो सिस्टम दिखाई दे रहे हैं ए और बी। अगर यह किसी तीसरे सिस्टम मान लीजिए जो सी है इसके साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मान लीजिए इसका कुछ टेम्परेचर बी का कुछ और है, ए का कुछ और अलग है, लेकिन सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों हो जा रहे हैं, तो जो ए और बी होंगे वो भी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो बहुत कुछ नहीं है जीरो तला में, यही इतना है और आपको इतना पढ़ना है। और आपको एक बात और बता दें, जो जीरो तनाव थर्मोडायनामिक्स होता है या जो टेम्परेचर की प्रॉपर्टी होती है, तापमान का जो गुण होता है उसको यह परिभाषित करता है, मतलब यह जो है टेम्परेचर के गुण को भी सिद्ध करता है। कौन? जीरो तनाव थर्मोडायनामिक्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर सभी टॉपिक समझ में आए होंगे तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बचे हुए टॉपिक आपको हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।